So let's start with Article 21, the most important fundamental right out of all the articles mentioned under Part 3rd. Okay. Why we are calling it the most important is that it is connected with the life. Okay. Article 21 अपने आप में एक इतना ज्यादा पावरफुल है कि दिस इज नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी. इफ यू रिमेंबर, अगर आप आर्टिकल 21 को देखें तो इसका एनफोर्समेंट इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. आर्टिकल 359 क्लियरली टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट. दोनों के दोनों आर्टिकल 20 भी और 21 दोनों को आप जो है सस्पेंड नहीं कर सकते इनका एनफोर्समेंट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी. दैट इज 315. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 21. जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, ओके, तो आपके पास ये देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके, अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा. मैं एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे इंटरलिंकिंग की जाती है. ठीक है, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने में बताया था, होपफिल्डियन टेबल. होपफिल्डियन टेबल को मैंने यहां पे ड्रॉ किया है. मैं सिर्फ दो वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगा. एक वर्ड है क्लेम और एक वर्ड है ड्यूटी. कनेक्ट करिएगा दो शब्दों को. होपफिल्ड कहता है कि क्लेम और ड्यूटी जो है आपस में जूरल कोरिलेटिव है. जूरल कोरिलेटिव क्या होता है समझिए कि अगर दुनिया के किसी पर्सन के पास, अगर एक्स नाम का एक पर्सन है, वो कहता है कि सर मेरे पास एक क्लेम है, तो दुनिया में कोई वाई चाहिए हमें जो ये कहे कि हमारी ये ड्यूटी है. ओके, क्लेम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक उसका कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ना हो. मार्क द वर्ड, ये सुनो. सो हमेशा समझिएगा, तो क्लेम और ड्यूटी जूरल कोरिलेटिव होते हैं. दोनों एक ही इंसान में नहीं पाए जाते, दो अलग अलग लोगों में मिलता है. सो आई कांट से दैट आई हैव अ क्लेम एंड ड्यूटी. नो, इफ आई हैव अ क्लेम, ड्यूटी विल बी somebody else will have the duty. ये सुनो, तो अगर दुनिया में अगर एक्स कहता है कि मेरा क्लेम है, तो वाई को कहना पड़ेगा कि मेरी ड्यूटी है. ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं आर्टिकल 21 में क्लेम कौन करेगा. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. तो आप लोगों का जवाब है कि सर आर्टिकल 21 में जो क्लेम करने वाला है कि मुझे राइट टू लाइफ मेरा है, ये पर्सन क्लेम करेगा. पर्सन मीन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ, यही ना? क्योंकि अगर सिटीजन लिखना होता तो वो सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट दे हैव यूज्ड द टर्म पर्सन. सो पर्सन मीन सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन बोथ कैन क्लेम. ऑब्जर्व द लाइन. तो आर्टिकल 21 को क्लेम करता है कोई भी पर्सन कि सर राइट टू लाइफ मेरा जो है राइट है. तो ड्यूटी किसकी होगी? तो आप कहोगे कि सर आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है, आप कहते हो ड्यूटी है स्टेट की टू प्रोटेक्ट योर राइट टू लाइफ. Mark the point very carefully. So it is the duty of the state to protect your right to life. But क्या आपको लगता है कि स्टेट के पास इतनी मशीनरी है कि वो हर इंसान को प्रोटेक्शन दे पाए? क्या आपका राइट टू लाइफ के लिए भाई कोई भी आपको जो है मार सकता है, कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है? तो स्टेट की जब जिम्मेदारी है कि आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की इसकी ड्यूटी है, तो स्टेट को तो आपके साथ सिक्योरिटी चलाना चाहिए हर वक्त. तो आप कहते हो कि हां सर, स्टेट मस्ट रन द सिक्योरिटी ऑल द टाइम विद अस. लेकिन स्टेट तो ऐसा नहीं कर रहा. क्या आपके पास दो कांस्टेबल हैं जो आपके साथ घूम रहे हैं, क्या आपके ऊपर अटैक नहीं होने देंगे? तो आप कहते हैं कि सर नहीं है. तो स्टेट की जो ड्यूटी थी वो स्टेट कर पाने में केपेबल नहीं है. इतनी मशीनरी स्टेट के पास नहीं आ सकती. तो स्टेट अपने इस ड्यूटी को छुपाने के लिए तुम्हें एक राइट देता है, राइट of private defense, IPC 96/2/106. Let's try to understand. So स्टेट क्या करता है कि जी हमारी ड्यूटी थी आपकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन हम प्रोटेक्ट कर पाने में हर वक्त केपेबल नहीं है, हर वक्त हम आपके साथ नहीं चल सकते. इसलिए हम आपको एक राइट दे देते हैं कि जैसे ही तुम्हारे राइट टू लाइफ पे खतरा आए तो मार दो उसे, हम तुम्हें बचा लेंगे. लर्न द लाइन वेरी केयरफुली. सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आरओपीडी की अगर हम बात करें तो आरओपीडी का राइट हमें क्यों मिला? क्योंकि स्टेट की ड्यूटी थी हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की.
और स्टेट अपनी उस ड्यूटी को निभाने के लिए क्या किया, ओके, कि भाई हर वक्त वो सबके साथ मशीनरी नहीं दे सकता था, उतनी रिसोर्सेस नहीं ला सकता था, इसलिए स्टेट ने क्या कर दिया कि आपको एक राइट दे दिया। नाउ ट्राई टू लर्न दिस ऑब्जर्वेशन। This interlinking is a combination of the constitution, jurisprudence and IPC. Okay, so you have to develop your mindset like that कि किसी भी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ो तो उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जानने की थोड़ी कोशिश करो कि क्या है कस्टडी का जुरिस्प्रूडेंस, क्या है पोजेशन का जुरिस्प्रूडेंस, क्या है जस्टिस का जुरिस्प्रूडेंस, रॉल्स क्या कहता है, फुलर क्या कहता है। ओके, उनके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी होगी, ज्यादा नहीं, तो आप उसके फाउंडेशन को जानते हो। उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, इस कंट्री का कोई भी लॉ जो तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, लोकल लॉ कोई भी लॉ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होगा ही होगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो लॉ इस कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर कहता सर इसमें तो इंटरलिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये आपकी गलतफहमी। एक भी ऐसा लॉ नहीं है जिसका इंटरलिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पॉसिबल ना हो।